नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690897445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए अभ्यास निरंतर जारी है और पहला मॉक टेस्ट आपने इससे पहले वीडियो के माध्यम से देखा था। ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 है, जिसमें कि हम विभिन्न प्रश्नों को, जो कि आयोग के ही प्रश्न पत्र के प्रारूप पर बनाया गया है, उस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लिखने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। अब यहाँ आप जैसा कि जानते हैं कि गद्यांश अवबोधन ये सबसे पहले आपके सामने आता है और 2 बड़े बड़े पैराग्राफ आयोग आपको देगा। उन बड़े पैराग्राफों को खंगाल कर, निचोड़ कर आपको उनका अर्थ प्रस्तुत करना होगा। अब वो सारांश के रूप में भी हो सकता है, संक्षेपण के रूप में भी हो सकता है, भावार्थ भी लिखने के लिए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब आयोग कभी भी कुछ नया प्रयोग कर सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, गद्यांश अवबोधन। और गद्यांश अवबोधन की जब बात होती है तो उसमें संक्षेपण, सारांश, भावार्थ, व्याख्या, ये सब कुछ आ सकता है और उसके अतिरिक्त कुछ फुटकर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार रहिएगा। अब यहाँ पहले पैराग्राफ को हम देखेंगे और टोटल 60 अंकों का मामला तो यहीं पर सुलझ जाता है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा यही कवर करता है और बचे कुछ हिस्से में 20 नंबर का आपका पत्र लेखन हो जाता है। अब जो शेष बचा है उसमें रट्टा मार विद्या काम आती है, यानी जितना ज्यादा आप रट कर जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, अवतरण 1 जो है ये परोपकारिता की बात करता है। तो परोपकारिता दरअसल किसी देश या काल अथवा समय सीमाओं के परे एक व्यापक और वैश्विक अवधारणा है। ये कैसी अवधारणा है? बहुत फैली हुई है और विश्व स्तर में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में। आध्यात्मिक जगत से लेकर भौतिक संसार में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिक सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण और नगरीय परिप्रेक्ष्य में, वैयक्तिक और सामूहिक स्तर पर परोपकार का दायरा पर्याप्त विकसित। परोपकार शब्द 2 शब्दों यानी पर धन उपकार से मिलकर बना है। पर का मतलब होता है अन्य या दूसरा और उपकार यानी उसकी सहायता। तो दूसरे का सहयोग या दूसरे की सहायता, यही है परोपकार। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे अभी हमें परोपकार का व्याख्या करना होगा कि मतलब परोपकारिता होती क्या है। इसके बाद आप देखें, परोपकार एक शाब्दिक, मतलब इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालें, वैसे हमने शाब्दिक अर्थ तो यहीं पर निकाल लिया है, लेकिन चूंकि गद्यांश उलझाना है तो इसलिए दिया हुआ है। परोपकार का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों की सहायता करना। व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो परोपकारिता के फलक का विस्तार अपने मित्र, बंधु बांधव, परिचित, पड़ोसी, अपने शहर प्रांत के लोग, देश से लेकर संसार तक के मनुष्यों और उससे भी आगे पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और पर्यावरण के घटकों तक भी हो सकता है। मतलब सिर्फ मानव मात्र नहीं बल्कि जीव मात्र की यहाँ सेवा की बात की जा रही। तो अब परोपकारिता पर अपने निजी विचार प्रस्तुत करिए। इसके लिए निर्धारित है 5 अंक, लेकिन 5 अंकों के लिए भी आपको थोड़ा सा यहाँ रियाज करना पड़ेगा, यानी फैलाकर लिखना पड़ेगा। तो परोपकार शब्द जो होता है, परोपकार शब्द की अगर बात करें तो ये परोपकारिता के एक व्यापक अर्थ को समेटे हुए। परोपकार से ही बना है परोपकारिता। तो परोपकारिता एक भाव है और परोपकार जो है एक गुण है, जो कि हर मनुष्य के अंदर बल्कि हर जीव के अंदर होना चाहिए। परोपकारी मनुष्य जिस प्रकार से धर्म, समुदाय, जाति, सामाजिक दशा से परे होता है, वैसे ही उसकी परोपकार करने की जो भावना होती है वो हर बंधन से मुक्त होती है। कोई बंधन उसके ऊपर नहीं होता है कि वो मनुष्यों की ही सेवा करेगा या मनुष्यों की ही मदद करेगा। वो हर जीव मात्र की सहायता के लिए तत्पर रहता है। स्वेच्छा से दूसरे का हित साधना, निष्काम सहयोग देने का निर्लिप्त गुण ही परोपकारिता है। तो ये आपने परिभाषा लिखी। अब अगर आप चाहें तो इतने पर ही स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन 5 अंकों के लिए थोड़ा और फैला दीजिए तो नंबर कटने की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी। तो यदि कोई मनुष्य व्यक्तिगत हित का रंच मात्र भी चिंतन करता है तो वो विशुद्ध परोपकारी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर उसे अपना हित थोड़ा भी चिंतित कर रहा है या परेशान कर रहा है तो वो दूसरे का भला कैसे करेगा? पहले वो अपना भला देखेगा। वह केवल परोपकारिता के हिसाब में स्वार्थोपासना है, मतलब उसने नकाब धारण कर रखा है परोपकारिता का और अंदर से वो स्वार्थ चिंतन कर रहा है। मतलब बाहर से अच्छा बना हुआ है, अंदर से वो नितांत स्वार्थी है। परोपकारिता तो एक दैवीय गुण है, जो कि दैवीय शक्तियों के द्वारा प्रदत्त है, ऐसा विश्वास होता है। और ये चूंकि दैवीय अंश है वो हमारी आत्मा में ही निहित है। हम कहते हैं ना कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तो ये आत्मा से उत्पन्न होता है। यहाँ उसको सीधे सीधे अंतरात्मा से जोड़ दिया गया और वह सांसारिक चक्र से विमुक्त होता है। तो कुल मिलाकर परोपकारिता एक दैवीय गुण है, जो कि जितने भी बंधन है, सांसारिक बंधन है, उनसे मुक्त होता है और ये किसी प्राणी का भेदभाव नहीं करता है, जिसे जब आवश्यकता है तो उसके उपकार हेतु सन्नद्ध हो जाता है। ये हमने परिभाषा देखी। अब इसके बाद इस पूरे गद्यांश का हमें संक्षेपण करना है और उसके बाद इसी गद्यांश का सारांश प्रस्तुत करना है। लेकिन आयोग का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें दोनों एक साथ नहीं देगा, कोई एक ही एक पैराग्राफ के लिए देगा। यहाँ दोनों इसलिए दिया गया है ताकि आप दोनों का अभ्यास कर सकें और दोनों को तुलना भी कर सकें। मतलब एक ही गद्यांश का आप सारांश भी लिखेंगे और उसी गद्यांश का आप संक्षेपण भी करेंगे, तो आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है
और फर्क यही होता है कि संक्षेपण और सारांश भले ही दोनों संक्षिप्त लिखे जाते हैं, लेकिन संक्षेपण में अपनी मौलिक अभिव्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा स्थान नहीं होता है। उसमें यथावत जो लेखक की कही हुई बातें हैं, गद्यांश में लिखा हुआ है, उसको थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर करके उतार दिया जाता है और उसमें से जितनी भी अनावश्यक फालतू की बातें हैं उसको छांट कर बाहर कर देते हैं, सिर्फ काम की बातें। सारांश में हम पूरे गद्यांश का अर्थ प्रस्तुत करते हैं और वो भी अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में। ठीक है, तो अब यहाँ पहले हम संक्षेपण करेंगे जो कि 15 अंकों का है। तो परोपकारिता एक निर्लिप्त वैश्विक विचार है। इसका दायरा भौतिक संसार के हर पहलू में उपस्थित है, मतलब किसी एक का नाम हम नहीं ले सकते। यह व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी होता है। परोपकार से बना शब्द परोपकारिता स्पष्ट मंतव्य प्रस्तुत करता है और दृष्टिकोण यदि व्यापक हो आपका, मतलब बृहद दृष्टिकोण हो, तो परोपकारिता का दायरा सृष्टि के हर जड़ चेतन प्राणी और पदार्थों तक फैला हुआ है, विस्तीर्ण है। इसके बाद आप देखिए सारांश। संक्षेपण हो गया, बस इतना ही काफी है, क्योंकि पूरे लंबे से गद्यांश में सिर्फ काम की बातें इतनी ही थी। और ऐसा ही होता है, लंबे लंबे गद्यांश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देता है, लेकिन ज्यादातर उलझे हुए होते हैं फालतू में, उसमें काम की बातें थोड़ी सी ही होती, मतलब 95% सिर्फ कुछले वाक्य या शब्द होते हैं जो कि बात बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, और 5% काम की बातें होती। तो ये हमें हमेशा ध्यान देना है। सारांश भी उतना ही छोटा होगा। देखिए, परोपकार शब्द से बना हुआ जो गुण है परोपकारिता, ये अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ समेटे हुए है। यह देश काल संस्कृति और विचारों के बंधन से मुक्त निर्विकार मन का अंकुर है, जो कि किसी भी विकार से रहित मन में पनपता है या उत्पन्न होता है। शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों की सहायता करना, तो यह सहयोगी भाव सृष्टि के प्रत्येक जैविक अजैविक घटक पर संरक्षणकारी दायित्व के साथ आरोपित होता है। तो अगर आप इतने अच्छे शब्द न भी इस्तेमाल कर सकें, अपनी सरल शब्द भाषा में लिखना चाहें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस शर्त यही है कि संक्षिप्त और समग्र होना चाहिए। तो ये हमने सारांश प्रस्तुत किया और संक्षेपण किया। अब जरा दूसरे गद्यांश की ओर चलते हैं। यहां पर कहा गया कि पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत स्वयं में एक लघु विश्व है। निसंदेह इंडोलॉजी और भारत का अध्ययन करने वाले सभी विद्वानों ने एक स्वर में माना है कि भारत विविधताओं और बहुलताओं के मामले में विश्व का एक अनूठा और दिलचस्प देश है। अनूठा तो है ही है, उसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए लोग यहाँ इंटरेस्ट लेने के लिए आते हैं। किस्म किस्म की भाषाएं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, लोकगीत, नृत्य, धर्म, संप्रदाय, सामाजिक संरचनाएं, संस्थाएं इस मुल्क को बेहद बहुलतावादी और विविधतापूर्ण बनाते हैं। सामाजिक दृष्टि से भारत का द्वंद्व हमारे सामने विभिन्न द्वंद्वों, मसलन एकल परिवारों, संयुक्त परिवारों, जातिवादी और जातिविहीन समाज, इसके अलावा ग्रामीण नगरीय द्वंद्व जो है, विवाह संन्यास का द्वंद्व है, इन सब रूपों में दिखाई देता है। देखिए, विविधता जहां भी होती है, जहां भी बहुत बहुरंगे लोग रहते हैं, बहुरंगी सभ्यताएं होती हैं, वहां आपस में खींचतान तो होती ही है। तो भारत में भी आप देखते हैं कि भाषाई सांस्कृतिक मतभेद पनपते हैं, द्वंद्व खींचते हैं, वैचारिक द्वंद्व होता है, सांस्कृतिक द्वंद्व होता है, धर्मों का द्वंद्व होता है या सभ्यताओं का द्वंद्व होता है, क्षेत्रीय द्वंद्व भी शामिल है इसमें। तो ये जो द्वंद्व है, यानी आपस में ही गुत्थम गुत्थी है, ये यहाँ अलग अलग रूप में दर्शाई गई है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है। पहले तो शीर्षक पूछा है, 5 अंकों का है, जरा बताइए कि इसमें शीर्षक क्या हो सकता है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें भारत की विविधता पर विचार हो रहा है, और अगर आप गद्यांश की शुरुआती पंक्तियों में ही फंसे रह जाएंगे तो आप सोचेंगे कि भारत की विविधता या भारत एक लघु विश्व, इस प्रकार का शीर्षक इसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जरा देखिए, लेखक अंत तक आते आते किस चीज पर फोकस हो रहा है। अंत में वो ये बता रहा है कि सामाजिक दृष्टि से जब हमारा देश इतना विविधतापूर्ण है तो इसमें द्वंद्व भी उतने ही ज्यादा है। मतलब मूल रूप से इसका फोकस किस पर है, भारत के उधेड़बुन यानी उसके द्वंद्व पर। ठीक, तो यहाँ शीर्षक क्या होना चाहिए, भारत के द्वंद्व। ये सबसे बढ़िया शीर्षक है और इसी के हिसाब से या इसी तरह का कोई भी आप चुन सकते हैं। अब यहाँ हमें व्याख्या करनी है, तो रेखांकित पंक्ति इसमें एकमात्र है, और वो रेखांकित पंक्ति कौन सी है, भारत स्वयं में एक लघु विश्व है। ठीक है, और भारत स्वयं में एक लघु विश्व है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है जो कि जवाहरलाल नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत की खोज, उस पुस्तक से लिया गया है, लेकिन इसका अपने आप में बहुत गहरा अर्थ है। और चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ही रेखांकित पंक्ति है और उसकी 20 अंकों की व्याख्या करनी है, मतलब व्याख्या डिटेल होगी। कुछ लोगों को यह संदेह होता है कि परीक्षा की कॉपी में जगह ही नहीं रहेगी। इतनी जगह रहती है कि आप फैला कर लिख सकें। ये सिर्फ एक बहाना है कि आप जगह का अभाव वहां तर्क दे रहे हैं। प्रश्न जैसा रहता है, प्रश्न की जैसी आवश्यकता रहती है, उसके हिसाब से वहां स्पेस दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या व्याख्या हो सकती है। भारत विविधताओं की धरती है, यही कहा गया है ना कि भारत स्वयं में एक लघु विश्व है, तो हम पहले कहेंगे कि भारत जो है वो विविधताओं की धरती है। चतुष्कोणीय आकृति में गोंडवाना भूमि के मस्तक पर अंकित तिलक के समान हमारा राष्ट्र केवल भारतवासियों का ही प्रिय नहीं है, बल्कि संसार की हर महाशक्ति के लिए लुभावना फलक रहा है। हम भारतवासियों की तो आत्मा ही इसमें बसती है, लेकिन बाहरी शक्तियां जो है उनकी भी लार छूती रहती है। वो लालच में पड़े रहते हैं कि कैसे भी इसे मुट्ठी में करें। और हम किसी परिचय के दास नहीं, बल्कि अपना परिचय स्वयं है। हमारे पुराण हमारी चौहद्दी नापने में समर्थ है। चौहद्दी मतलब 4 दीवारी या जो पूरी माप रेखा है, परिमाप। किसी भौगोलिक मानचित्र की हमें आवश्यकता नहीं है। स्वयं देखिए, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च एव दक्षिणम तद नामना भारतवर्ष भारती यत्र संतति। अर्थात
ऐसा सटीक परिचय, मतलब ये विष्णु पुराण का श्लोक खंड है जिसमें ये बताया गया है कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, और बीच का जो भूभाग है, मतलब समुद्र के उत्तर में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में, बीच में जो भूखंड आता है वो भारतवर्ष कहलाता है, और यहाँ रहने वाले भरत की संतान है और भारतीय कहलाते हैं, मतलब भारतीय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भारत का परिचय दिया गया। ये उस समय का है जब जीपीएस नहीं होता था, गूगल मैप नहीं होता था, मानचित्र बनाने की प्रणालियां ही नहीं थी। तब हमारे पुराणों ने भारत की चौहद्दी को नाप रखा था, मतलब इतने प्राचीन हम हैं और उतने ही सक्षम भी हैं। तो ऐसा सटीक परिचय जब भी वह भी हमारे पौराणिक काल में, जब कोई भी ऐसा यंत्र उपलब्ध नहीं था, केवल और केवल भारत भूमि के लिए ही संभव है। जो आज का हम डार्विनवाद देखते हैं ना, कि मनुष्य का क्रमिक विकास होता है, मतलब बंदरों से हम डेवलप हुए हैं, चार्ल्स डार्विन ने ही तो कहा था, और बाद में अलग अलग जो जंतु विज्ञानी हैं और तरह तरह के जीव वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया समय के साथ साथ। तो ये डार्विनवाद और लैमार्कवाद तो अब आए हैं, मतलब ये नए जमाने की पहल है। जो हमारे पुराण थे उसमें दशावतारों का उल्लेख है। दशावतारों को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां किस प्रकार से मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ है। श्रीहरि विष्णु के वो अवतार हैं, लेकिन वहां पर यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य अवतार में या जो धरती पर अवतार लेने की प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले मत्स्य अवतार यानी जल में जीवन, उसके बाद कूर्म अवतार यानी जो कछुए का जीवन था, जो कि एक उभयचर प्राणी के तौर पर सामने आता है, पानी से निकलकर कुछ हद तक वो जमीन पर भी रह सकता है। वराह अवतार जो कि पूरी तरह से स्तनपायी और जो स्थल है उस पर रहने वाला प्राणी था, और शारीरिक रूप से मजबूत भी। वराह का मतलब होता है जंगली सुअर, ठीक है। उसी क्रम में नरसिंह अवतार यानी आधा इंसान आधा जानवर। उसके बाद फिर परशुराम का अवतार होता है, भगवान राम आते हैं, फिर भगवान कृष्ण आते हैं। मतलब धीरे धीरे करके मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है वो विकसित होती है, और इसको हमने सालों पहले, मतलब करोड़ों अरबों साल पहले सिद्ध कर दिया था। बस यही है कि उसका लिखित प्रमाण आज के समय में मौजूद नहीं है, और लिखित प्रमाण आज की दुनिया मांगती है तो हम खुद को साबित नहीं कर पाते। तो इतना ज्यादा समृद्ध है हमारा देश हर क्षेत्र के मामले में, हर ज्ञान के मामले में। तो उस चीज को आप यहाँ उल्लेखित कर सकते हैं, क्योंकि आपको विस्तार करना है, व्याख्या में फैलाया जा सकता है, तमाम एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, ठीक है। और मनुष्य इस समय अपने विकास की चरम अवस्था में, अब इससे ज्यादा बुद्धि का डेवलपमेंट संभवतः नहीं हो सकता, क्योंकि अब न्यूरॉन्स की मात्रा बढ़नी बंद हो गई, ठीक। तो अब हम सर्वोत्तम विकास की अवस्था में है। तो ये जो सर्वोच्च विकास है ये क्रमिक तौर पे ही आया है, और इस क्रमिकता का परिणाम जो प्रमाण है वो हमारे पुराणों से मिलता है। चलिए, तो पुराणों का ही यहाँ संदर्भ भी लिया गया। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पूरे भारत का समग्र परिचय निजी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया। अपनी विदेश यात्रा, अंग्रेजी शिक्षा और मोतीलाल नेहरू के राजसी ठाट बाट के बावजूद नेहरू जी मिट्टी से जुड़कर आगे बढ़ना मंजूर किए, मतलब उन्हें अपनी मिट्टी से गहरा लगाव था। वे लिखते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद प्रयागराज यानी संगम स्थल और पंडित जी की जन्मस्थली भी थी, तो वहां पर मेरा अंत्येष्टि संस्कार हो या अंतिम कर्म हो, और जो राख शेष बचती है उसे भारत की नदियों, मिट्टी और उसके हर अंग में मिला दिया जाए, ताकि वो अपनी मातृभूमि से गले मिल सके। यह वक्तव्य उनके राष्ट्र प्रेम का द्योतक है। नहीं तो आप वो चाहते तो इस बात को ना लिखते, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उन्होंने लिखा। भारत को देखने का दृष्टिकोण एक देशभक्त और दार्शनिक दोनों का था उनका, मतलब वो एक देशभक्त की निगाह से देखते थे और दार्शनिक की निगाह से देखते थे। इसलिए उन्होंने भारत को एक लघु विश्व का संबोधन दिया, मतलब अपने आप में एक छोटी सी दुनिया जो कि स्वयं में संपूर्ण है, और ये शब्द पूरे भूमंडल को सिकोड़कर भारत में समाहित करता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली अनेक जलवायविक दशाएं, भोजन, कला, दर्शन, धर्म, संस्कृतियां समय के साथ साथ भारत से जुड़ती गई। जो पहले नहीं जुड़ी थी वो बाद में सिर झुकाकर आई जुड़ने के लिए कि हमें भी जोड़ो। जो पूरी दुनिया घूमकर दर्शनीय हो सकता था, अकेले सब कुछ भारत भूमि में परिलक्षित हो जाए, ऐसी अनोखी है हमारी धरती। मतलब आप पूरी दुनिया घुमाइए और अलग अलग जलवायुओं और लोगों को दिखाइए और अपने भारत में दर्शन कर लीजिए, आपको ज्यादा संतुष्टि का एहसास होगा भारत दर्शन करके। इसीलिए जब आप सिविल सेवा परीक्षा पास करते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए लवासना जाते हैं, तो वहां एक प्रक्रिया होती है, आपको वर्ल्ड जो नेशनल टूर है उसके लिए ले जाया जाता है, मतलब जिसे आप भारत दर्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूर्व से लेकर पूरा पश्चिम घुमाया जाता है महत्वपूर्ण स्थानों पर, ताकि आप अपने देश को जानिए, ठीक है। तो वो चीज यहाँ दिखाई देती है। अब इसमें आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि भारत को सांस्कृतिक विविधता का उपहार बाहरी अतिक्रमणों से भी मिला हुआ है, बाहर से जो हमले हुए, बाहर से जो आक्रांत किया गया हमें, उससे भी हमें बहुत कुछ मिला है। जिन्होंने भारत से केवल लेने या छीनने की अभिलाषा रखी, मतलब वो देने तो नहीं आए थे, उनकी मंशा कतई देने वाली नहीं थी, जितना वो चूस सकते थे उतना उन्होंने चूसा। और भारतवासियों ने बदले में क्या दिया? सिर्फ प्रेम और सौहार्द। हमने प्रेम करना सीखा है, हमने गला काटना नहीं सीखा, ठीक। लेकिन भारतीय संस्कृति का चुंबकीय आकर्षण उन सभी से बेहतर नवोन्मेषी चीजों को खींचता गया। हमने बड़े प्यार से उनके साथ बर्ताव किया और उनसे चीजों को सीखा, खींचा अपनी ओर। अब देखिए कि समय के थपेड़े के साथ हम किसी समय के थपेड़ों की अगर हम बात करें, यानी समय का जो उतार चढ़ाव फेरबदल होता है, तो वो हमसे ज्यादा किसी ने नहीं झेला है। लेकिन हर प्रहार से अपनी धार पैनी करने वाला हमारा राष्ट्र और इसकी संस्कृति आज भी मूर्तिमान है। यानी हम भी अब भी आज का जो समय है
उसमें दृढ़ता के साथ खड़े। हमने विविधताओं का संचय किया है और वह भी निज अस्मिता को संरक्षित रखते हुए। तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। लिखने के आयाम यहाँ पर खुले हुए हैं, अब आपको सिर्फ अपने घोड़े दौड़ाने। इसके बाद जो अंतिम इसमें प्रश्न है उसे आप देख रहे हैं कि विवाह और संन्यास के बीच में किस तरह का द्वंद्व है। द्वंद्वों की बात की गई है ना इसमें, अंतिम जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से देखिए, यही से तो हमने शीर्षक चुना है। तो इसमें एक शब्दयुग्म इस्तेमाल किया गया, विवाह और संन्यास के बीच का द्वंद्व। अब यहाँ आपको ये नहीं करना है कि आप विवाह क्या होता है और संन्यास क्या होता है, ये दोनों मनुष्य के जीवन के जो 4 आश्रम है उसमें से 2 हैं, तो इनका डिफिनीशन आपको यहाँ डिफाइन नहीं करना है। आपको ये बताना है कि इनके बीच में द्वंद्व कब पैदा होता है, मतलब दोनों आपस में टकराते कब है। तो टकराव होता है गौतम बुद्ध वाली कंडीशन में, जब पकड़कर विवाह कर दिया जाता है और आपका दिमाग जो है वो सन्यासी बना रहता है। या उसकी उलट स्थिति भी हो सकती है कि आपको जबरदस्ती सन्यास धारण करने के लिए विवश किया गया, या उस समय जोश में आकर आप सन्यासी बन गए, लेकिन आपके मन में गृहस्थ बनने का भाव जो है वो हिलोरे मार रहा है, मतलब आप सांसारिक सुख भोगना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जब पैदा होती हैं तो विवाह और सन्यास के बीच में द्वंद्व पैदा होता है। मतलब ये तभी होता है जब आप अपनी स्वतः बुद्धि या जो स्वविवेक है उसके आधार पर फैसला नहीं लेते हैं, बल्कि या तो किसी के प्रभाव में आकर लेते हैं या फिर दबाव में आकर। तो ये चीज आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वयं को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय श्री अनंत गोस्वामी मानते हुए समस्त जिलाधिकारियों को संबोधित करता हुआ एक परिपत्र लिखिए, जिसमें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की समेकित तैयारियों का ब्यौरा अविलंब मांगा गया हो। तो विधानसभा चुनाव बीत चुके हैं और संभवतः जब आप ये मॉक टेस्ट देख रहे हो तो काउंटिंग भी हो गई और रिजल्ट भी आ गया हो, लेकिन फिलहाल चूंकि ये चुनाव अभी तत्कालिक मामला है तो इस पर आधारित करके ये लेटर दिया गया है। इसमें आपको एक परिपत्र लिखना है, ठीक है, और परिपत्र में जितने भी जिलाधिकारी हैं मतलब प्रदेश के, उन्हें संबोधित करना है और उनसे जो विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां हैं उनका लेखा जोखा मांगना है। तो ये 10 अंकों का है, जैसा कि प्रायः सभी पत्र होते हैं। आइए देखते हैं कि ये पत्र दिखेगा कैसा। और दूसरे वाले पत्र में हमें ये बताना है, यहाँ आप दूसरे प्रश्न को भी देख लीजिए, सरकारी पत्र लिखते समय बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों का उल्लेख सविस्तार करिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिकॉशंस बताने हैं और कुछ नहीं। चलिए दोनों को देख लेते हैं। पत्र का ढांचा कुछ इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर आप पत्र संख्या डालेंगे और पत्र संख्या बीच में ना होकर अगर दाहिनी ओर किनारे पर हो सबसे ऊपर तो अच्छा माना जाता है। पत्रांक आप वैसे लिख सकते हैं, और नहीं तो बीच में सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन बाईं ओर लिखने से बचना चाहिए। अब यहाँ देखिए, पहले तो प्रेषक का संबोधन दिया हुआ है, प्रेषक श्री अनंत गोस्वामी, यही आप खुद को मानकर पत्र लिख रहे हैं। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे कह दे कि खुद को मुख्य सचिव मानकर पत्र लिखिए जिसमें कि जिलाधिकारियों को संबोधित किया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में आप अपना नाम वहां नहीं लिखेंगे कि व्यक्ति का नाम, मतलब अपना खुद का नाम लिखा, नीचे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ऐसा काम नहीं करना है। फिर वहां पर क ख ग या अ ब स इस प्रकार के जो शब्द हैं उनसे काम चला लेना है। अपना नाम लिखना है, थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए, श्री अनंत गोस्वामी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, किसको भेजा जा रहा है? तो ये परिपत्र है, सामूहिक रूप से संबोधित कर रहा है समस्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन और समस्त जिलाधीश उत्तर प्रदेश शासन, दोनों चीज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिलाधिकारियों से ब्यौरा मांगा गया है तो सचिव स्तर के अधिकारियों को जानकारी ही नहीं होगी, क्योंकि हैं तो वो भी ब्यूरोक्रेट्स, और जो पूरी व्यवस्था बनती है और क्रियान्वित होती है उसमें उनका भी रोल होता है। तो यहाँ सचिवों को भी संबोधित किया जाएगा। ठीक, अब निर्वाचन विभाग का ये पूरा मामला है। अनुभाग क है, स्थान था लखनऊ और दिनांक था 30 दिसंबर 2021। इस प्रकार से डेट और जो स्थान है वो यहाँ पड़ता है। अब ये सब लिखने के बाद यहाँ आप विषय लिखेंगे, जो कि विषय यहाँ नहीं लिखा हुआ है। कायदे से लिखना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल लेटर का ही प्रारूप है, ठीक है। और विषय में आप क्या लिखेंगे? वही विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के संदर्भ में मांगी गई सूचना, ऐसे आप विषय डालकर यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद तब महोदय का जो संबोधन है उसको लिखेंगे और पत्र की जो मुख्य विषय वस्तु है उसको आकार देंगे। तो यहाँ एक ही पैराग्राफ में लिख दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसके 2 पैराग्राफ बना सकते हैं। पहले पैराग्राफ में नंबरिंग मत करिएगा और दूसरे पैराग्राफ में दूसरा नंबर डाल दीजिएगा, तीसरा अगर बनाए तो तीसरा नंबर डाल दीजिएगा, ऐसे देखने में व्यवस्थित लगेगा। फिलहाल ये बहुत बड़ा था नहीं, तो एक पैराग्राफ में इसको एडजस्ट कर दिया गया है। यहाँ आप देखें कि मुझे आपका ध्यान आकर्षण कराते हुए शासनादेश के अनुसार निर्वाचन संबंधी भावी तैयारियों के पर्यवेक्षण आयोजित कराने का आदेश हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि मैं आपको आदेश देता हूं या मुझे यह कहना है। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि आपसे जो ब्यौरा है वो मांगा जाए, मतलब चुनाव की तैयारियों का ब्यौरा मांगा जाए। निर्वाचन प्रक्रिया 2022 मतलब वर्ष 2022 में पूर्व निर्धारित है और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचन आयोग के प्रबंधन के अतिरिक्त प्रक्रिया को व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और सफल बनाने के उद्देश्य से जिला स्तर के नेतृत्व का सहयोग अपरिहार्य है। क्योंकि जिला स्तर पर नेतृत्व जब तक सही नहीं रहेगा और व्यवस्थित नहीं रहेगा तब तक चीजें भ्रामक रहेंगी या सही ढंग से हो नहीं पाएंगी, मतलब अव्यवस्था फैली रहेगी। अपनी ओर से सचिव विभागीय स्तर पर तथा जिलाधिकारी जिला स्तर पर तैयारियों का जायजा लें, उचित प्रबंधन में भागीदार और मार्गदर्शक बने तथा तैयारियों का अविलंब ब्यौरा सचिवालय को उपलब्ध कराने का उद्यम करें, यानी उस कार्य को करें। इस प्रकार से कहा गया। तो ये नपी तुली भाषा में ही लिखा जाता है, इसमें कोई अनावश्यक वाक्य नहीं शामिल करेंगे, तो वो हमने किया भी नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे पत्रांक और दिनांक यथोक्त
ये यथोक्त है। यथोक्त मतलब जैसा ऊपर कहा गया। अगर आप चाहें तो ये पत्रांक और दिनांक, ये दिनांक है और ऊपर पत्रांक था तो उसको डाल भी सकते हैं, और नहीं तो इतना लिखकर भी आपका काम चल जाएगा। फिर है आपका भवदीय, ये दाहिनी ओर सबसे नीचे। हस्ताक्षर यहाँ रहेगा, आपका हस्ताक्षर, मतलब अपना खुद का साइन वहां नहीं करना है, हस्ताक्षर ऐसे लिखकर जगह खाली छोड़ देनी है। और आपने अनंत गोस्वामी की भूमिका वहां निभाई है, तो अनंत गोस्वामी उनका नाम और नीचे पद नाम। तो इनका पद क्या है, ये मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के, तो उसको लिख दिया। अब इसकी प्रतिलिपियां अगर प्रेषित करनी है तो प्रतिलिपियां सूचनार्थ प्रेषित। अब ये आपकी मर्जी है कि आप यहां पर भरें प्रतिलिपियों को कि किसको किसको भेजा, या ऐसे ही रिक्त छोड़ दें। इस पर नंबर नहीं कटता है। अगर आप इसे ऐसे रिक्त छोड़ देंगे ना, सिर्फ प्रतिलिपि का उल्लेख कर दिया कि हाँ भाई किसको भेजी गई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नंबर नहीं कटेगा। और अगर आपने लिख दिया तो और व्यवस्थित हो जाएगा। जब प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं तो आज्ञा मांगनी आवश्यक होती है कि मतलब इस पत्र की हम कॉपी बनाकर अलग अलग जगह सेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसीलिए आज्ञा से, नीचे आज्ञा से, और उसके बाद फिर से एक बार हस्ताक्षर मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की जगह पे जो अनुभाग सचिव हैं वो भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, जो इनसे लोअर कैटेगरी के ऑफिसर होते हैं। तो इस प्रकार का काम हमने किया, मतलब ये पत्र हमने यहाँ ढांचे के तौर पे ढाल दिया। अब इसके बाद सरकारी पत्र को लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए वो यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में लिखी गई है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि शासकीय पत्र को लिखते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पत्र के प्रारंभ में शब्द प्रेषक लिखकर ही पत्र को प्रारंभ किया जाता है, प्रेषक, ठीक है। ये वैसे कई सरकारी पत्रों में देखने के लिए आया है कि प्रेषक नहीं लिखा रहता है, सीधे सीधे संबोधन से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सही तरीका जो सरकारी पत्र का है वो यही है। तो आप इसी तरीके से लिखिएगा। प्रेषक का नाम देकर उसके पदनाम का भी उल्लेख किया जाता है, वो आवश्यक है। जिसे पत्र भेजा जा रहा हो उसके पदनाम को लिखने से पूर्व शब्द लिखा जाता है सेवा में। तत्पश्चात जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके पदनाम का उल्लेख करते हुए उसके शहर, कस्बे, गांव इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। अन्यथा लिफाफे में पत्र भेजते समय स्टेशन, शहर आदि का उल्लेख न हो पाने की वजह से पत्र यथास्थान नहीं जा सकता है, क्योंकि पत्र जो है वो डाक के माध्यम से जाते हैं, तो उनके लिए सही पता होना आवश्यक है। पत्र के हाशिए में उस विभाग के अनुभाग का उल्लेख हो जाना आवश्यक है, ताकि पत्र जो है वो गंतव्य स्थान पर जाकर पाठक को तुरंत मिल जाए, यानी तुरंत इंगित कर दे कि किस विभाग के किस अनुभाग से पत्र आया, ठीक है। पत्र में विषय शब्द लिखकर संक्षेप में उस विषय का उल्लेख किया जाता है जो कि विषय वास्तु में डिटेल में लिखा गया है। और तत्पश्चात महोदय या महोदया जैसी भी स्थिति हो, मतलब महिला हो या पुरुष हो जिसको आप भेज रहे हैं, उसके हिसाब से लिखकर पत्र को आरंभ किया जाता है। विषय का उल्लेख ऊपर हो जाने की स्थिति में पत्र प्रारंभ करते समय उपर्युक्त विषयक, मतलब ऊपर जो हमने विषय लिखा है उसी के संदर्भ में या उसी का संदर्भ लेते हुए या उपर्युक्त विषय पर शब्दों का उल्लेख करके पत्र को प्रारंभ करना अच्छा माना जाता है। कभी कभी मूल पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता मुख्य सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव आदि हुआ करते हैं। ऐसे में पृष्ठांकन नीचे के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके भेज दिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अभी नीचे आपने देखा है। उदाहरण के लिए मुख्य सचिव यदि किसी मूल पत्र पर हस्ताक्षर करता है तो पृष्ठांकन पर कोई संयुक्त सचिव या उप सचिव भी हस्ताक्षर करके पत्र को जारी कर सकता है। मतलब मूल लेटर उन्होंने जारी कर दिया है, अब उसमें प्रतिलिपियां इत्यादि की आज्ञा देकर पत्र को पूरा कंप्लीट करके नीचे आज्ञा से अनुसचिव या संयुक्त सचिव, इस प्रकार से आप लिखकर भेज सकते हैं। शासन के पत्रों में प्रारंभ में लिखा जाता है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है या मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। निर्देश और निर्देश में फर्क है और दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग जरूरतों के हिसाब से। अगर ये कहा जाए कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है तो इसका मतलब है कि मुझे यह कहने का ऊपर से ऑर्डर मिला है, मतलब मुझे आज्ञा दी गई है ऊपर से कि आपसे जाकर ये बात कहूं। और मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है यानी मुझे ऊपर से गाइड किया गया है, मेरा मार्गदर्शन किया गया है कि मैं आपसे जाकर इस बात को कहूं। तो दोनों में अंतर है और जैसी आवश्यकता होती है वैसा इस पत्र में ये दोनों ही शब्द इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद आप देखें, अक्सर लंबे हो जाने की स्थिति में ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार मतलब कई स्थानों पर रेखांकित शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं हो, मतलब कुल मिलाकर पूरे पत्र में बातें रिपीट नहीं होनी चाहिए, सधी नपी बातों में ही हमें लिखना होता है। तो यहां तक हमने शासकीय पत्र की जो लिखने में बरती जाने वाली सावधानियां थी उनका उल्लेख किया। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो इसमें जोड़ सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए, इसमें आपका पहला जो पार्ट है वो कह रहा है कि उपसर्ग छांटिए। यहाँ उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि जो शब्द दिया है उसमें से उपसर्ग को अलग करिए। तो यहाँ पहला शब्द आप देख रहे हैं ये अपराध है, उसके बाद उन्माद है, फिर वीतराग है, उन्मीलन है, तमाम शब्द दिए हुए हैं। आइए एक एक करके अलग करते हैं। तो इसमें अपराध, इसमें अप उपसर्ग है, ठीक है, इस प्रकार से। उन्माद है तो इसमें उन उपसर्ग है, उन्मीलन है तो इसमें उन उपसर्ग है, ठीक है, दोनों में है और न के नीचे हलंत रहेगा। इसके बाद वीत राग है, वीत राग में राग आपका मूल शब्द है और वीत आपका उपसर्ग है। हेमसुता में हेम उपसर्ग है। हेमसुता किसको कहा जाता है? पार्वती जी को कहा जाता है, जो हिमालय की पुत्री। इसके बाद विलक्षण, विलक्षण में वी उपसर्ग है और लक्षण जो है वो मूल शब्द है। प्रज्ञा चक्षु यानी जिसकी मेघा शक्ति या जिसकी ज्ञान शक्ति ही उसके नेत्र हो, जैसे सूरदास थे, वो प्रज्ञा चक्षु थे, मतलब उनका ज्ञान ही उनके लिए दिशा निर्देशक का काम करता था, यानी उनके नेत्र का काम करता था।
तो प्रज्ञा चक्षु में प्रज्ञा जो है वो उपसर्ग है, हालांकि प्रज्ञा ऐसे मूल शब्द है लेकिन यहाँ उपसर्ग का काम कर रहा है, और चक्षु यानी नेत्र वो मूल शब्द है। परिचित, परिचित को आप देख रहे हैं, ये असल में परिमित है, ठीक है। तो परिमित मतलब सीमित होता है, इसमें परि उपसर्ग है, और मित मतलब होता है मापना। इसके बाद निमीलन, निमीलन में नि उपसर्ग है और निरपेक्ष में निर उपसर्ग है। तो ये सिंपल है, अलग करना आसान होता है तुलनात्मक रूप से जोड़ने के। ता प्रत्यय जोड़कर आपको 10 शब्द बनाए हैं। तो ता प्रत्यय इससे बनने वाले शब्द काफी कॉमन होते हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। बना लीजिए, देखिए इसमें ता से क्या बन जाएगा, महानता बनेगा, गुणवत्ता बनेगा, विनम्रता बनेगा, विशालता बनेगा, गुरुता, प्रभुता, नीरवता, सांसारिकता, तेजस्विता, अखंडता, ऐसे बहुत सारे शब्द, दुष्टता, ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। आप जो चाहे वो बना सकते हैं, ता प्रत्यय आना चाहिए उसमें। इसके बाद विलोम आपको लिखना है इसमें, तो विलोम आप देख लीजिए, यहाँ अधुनातन का आपको लिखना है, वीतराग का लिखना है, भगवान का लिखना है, नृशंस का लिखना है और औचक का लिखना है, ठीक है। तो अधुनातन का क्या हो जाएगा, अधुनातन मतलब आधुनिक, इसका हो जाएगा पुरातन यानी पुराना। वीतराग मतलब वैरागी भाव, तो इसका उल्टा कर दीजिए भोगराग यानी जो विलासिता का भाव होता है। भगवान का वैसे तो लोग भगवती चुनते हैं, ठीक है, और भगहीन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक। भगवान ये पुल्लिंग हो गया, तो भगवती इसका स्त्रीलिंग है। और दूसरे अर्थ में देखें तो भगवान यानी तेजस्वी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि भग से युक्त है यानी तेजस्विता से युक्त है, तो उसका उल्टा कर दीजिए भगहीन यानी जो तेजस्विता से युक्त नहीं है यानी निस्तेज है। तो दोनों हो सकते हैं। फिलहाल नृशंस, नृशंस का क्या हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा या उदार मना भी लिख सकते हैं। और औचक का हो जाएगा विलंबित, औचक मतलब तुरंत, और उसका हो गया लेट लतीफ यानी विलंबित। इस प्रकार से हमने विलोम किया। अब इसके बाद जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो आ गया है, और पहला वाक्य आप देख रहे हैं, धुरी को धारण करने वाला नायक, ठीक है, धुरी को धारण करने वाला नायक यानी धुरंधर, ऐसा वीर जो सरलता से अनुशासन में ना आए, दुशासन। वह बालक जिसका पोषण वट वृक्ष के दुग्ध से हुआ है, मतलब उसकी माता का दुग्ध नहीं होता था, और गरीबी ऐसी थी कि गाय का दूध भी नहीं पिला सकते थे, तो बरगद के पत्तों को पीसकर उससे जो दूध निकलता था उसी को पिलाकर उसे पाला गया। तो ऐसा कौन था, द्रोणाचार्य का नाम आपने सुना है। वो बड़ी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उनके मित्र द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया, सहायता नहीं की। तब उनका बेटा था अश्वत्थामा, इकलौता पुत्र था, और उनकी पत्नी का नाम था कृपि। तो द्रोणाचार्य और कृपि के सामने संकट था कि वो अपने पुत्र का पालन पोषण कैसे करें। तो अश्वत्थामा जब दूध की मांग करता था तो वो वट वृक्ष का दूध पिला के पहले तो पालन पोषण करते थे, बाद में चावल पीसकर उसका दूध, नकली दूध बनाकर कहते थे कि ये दूध है। इस प्रकार की गरीबी से वो जूझे थे। बाद में वो अपना प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों के पास जाते हैं, मतलब पांडवों को शिक्षित करते हैं, साथ में कौरवों को भी करते हैं, और अर्जुन उनका प्रतिशोध लेता है। तो वो चीज अब यहाँ पर ये अश्वत्थामा हो जाएगा। अश्वत्थ मतलब होता है वट, मतलब बरगद, और थामा का मतलब होता है कि उससे पोषित। इसके बाद आप देखें जो किसी अन्य से संबंधित हो, अन्योन्याश्रित इसको कहा जाएगा, ठीक है, और जो किसी अन्य से संबंधित न हो उसको कहेंगे अनन्य। इसके बाद फेंक कर प्रहार किया जाने वाला हथियार क्या होता है, उसको प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं, अस्त्र भी कहते हैं। तो प्रक्षेपास्त्र आप लिखें तो ज्यादा अच्छा है, प्रक्षेप मतलब होता है उछालना। अब यहाँ वाक्यों को शुद्ध करना है, तो लड्डू और पानी खाकर हम बाजार निकले, पानी कोई खा नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लड्डू खाकर और पानी पीकर हम बाजार निकले या बाजार गए। मोहन ने, महेश तुम्ही से इस काम के लिए कहा था, तो मोहन ने तुम्ही से इस काम के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ बात महेश से ही की जा रही है, तो इसमें उसका नाम लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। दिन भर कूलर में बैठे रहने से ठंडक नहीं मिलेगी, तो कूलर में कौन बैठता है, कूलर के सामने लोग बैठते हैं। इसके बाद रविवार के दिन मेरे घर आ जाना, तो रविवार, रवि और वार, वार शब्द का मतलब क्या होता है, दिन, तो यहाँ रविवार को मेरे घर आ जाना, ऐसे हो जाएगा। दूध में कौन गिरा है, तो मिस्टर मॉस्किटो, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि यहाँ पर जो कौन शब्द है, मतलब शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया है। देखिए वाक्य में जो अशुद्धियां होती है ना, उसमें कई प्रकार होते हैं। एक तो क्रम विन्यास में गड़बड़ी की वजह से होता है, मतलब शब्दों को आगे पीछे लिख देते हैं, क्रम में नहीं होता है, तो उस वजह से वाक्य गलत हो जाता है। दूसरा शब्द चयन में गड़बड़ियां होती हैं, तो यहाँ शब्द चयन की गड़बड़ी है। कौन की जगह होना चाहिए था क्या, प्रश्न ही पूछेंगे लेकिन कौन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे। तो चलिए यहां तक हमने देखा। अब इसके बाद वर्तनी शुद्ध करते हैं, तो त्रयोदशी लिखा है और हम लोग पढ़ते क्या है, त्रयोदशी, तो त्र होगा। इसके बाद तिमारदारी है, हम लोग कहते हैं तीमारदारी, तो त पे बड़ी की मात्रा होगी। कौशल्या नहीं होता है, कौशल्या होता है, बड़ा श है, मतलब तालव्य श है, उस पर कोई मात्रा नहीं रहेगी। केवड़ा ऐसे नहीं लिखा जाता है, केवड़ा जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक, ये पेड़ वाला अड़ा होता है। और दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है, द्र ऐसे समुद्री र लगता है, दृष्टा हो जाएगा। ये हमने देखा, ठीक, तो ये हमारी वर्तनी शुद्ध हो गई। अब बचा है मुहावरे और लोकोक्ति वाला सेगमेंट, तो आइए इसे देखते हैं। ये मजेदार होता है। पहला है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे, ये तो आए दिन सुनने के लिए मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ क्या है, एक गलत काम करना और दूसरे से इनकार करना, ठीक। तो अधिकारी गरीबों से रिश्वत वसूलने में नहीं चूकते हैं और प्रस्ताव रखने पर ईमानदारी का बैज लगा देते हैं। तो गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। अब इसके बाद दूसरे वाले को देखें, सतुआ का पेट सोहारी से नहीं भरता। तो भाई सतुआ सान कर खाने वाला बड़ा पेट है, तो सोहारी यानी जो छोटी छोटी पूरियां होती हैं,
कचौड़ियाँ होती हैं या पूड़ियाँ होती हैं, उससे क्या भरेगा? तो इसमें अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ी आवश्यकता थोड़ी मात्रा से पूरी नहीं हो सकती है। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा वाला जो मुहावरा होता है वैसा। तो सोहन भोजन भट्ट है, लेकिन मित्र ने भोजन के लिए बुलाया तो केवल 2 कचौड़ियाँ परोस दी। सोहन ने मन में सोचा कि सतुआ का पेट सुहारी से कैसे भरेगा, लेकिन मित्र के सामने संकोच में कुछ बोल नहीं पाया, भूखे पेट लौट आया। तो दोस्त हो तो ऐसा। अब इसके बाद अगले मुहावरे को देखिए, भगजोगनी की तरह लुकलुकाना। भगजोगनी क्या होता है पहले ये समझिए, और इस तरह की जो विचित्र लोकोक्तियां होती हैं वो आयोग भी देता है। भगजोगनी जुगनू को कहा जाता है, जो रात में टॉर्च लेकर घूमते हैं, ठीक है। तो उसकी तरह लुकलुकाना है, यानी उसकी तरह लाइट शो करना। तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है व्यर्थ ही घूमना, मतलब व्यर्थ ही इधर से उधर अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं और निष्प्रयोजन घूम रहे हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो सकता है? भगजोगनी जैसे लुकलुकाने से बेहतर है कि कुछ काम धंधा करो, मतलब सार्थक काम करो। इसके बाद दूसरा है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ, आम का फायदा लिया ही, गुठली का भी फायदा लिया। तो इसमें वाक्य में प्रयोग आप कैसे करिएगा? रामलाल सामान के बदले लोगों से पैसे की जगह अनाज लेता था, बाद में अनाज को ऊंचे दाम में बेचकर आम के साथ गुठलियों का भी दाम वसूल लेता था। तो मुहावरा या लोकोक्ति जो है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी वाक्य की संरचना के हिसाब से किया जा सकता है। जैसे आप ऐसे लोकोक्ति पढ़ते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, लेकिन उसका वाक्य में प्रयोग किया तो कैसा हो गया? आम के साथ गुठलियों का भी दाम वसूल लेता था। तो है लोकोक्ति वही, हमने कुछ और नहीं किया है, बस वाक्य में उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। तो ये किया जा सकता है, ये गलत नहीं होगा, बल्कि और व्यवहारिक हो जाएगा। इसके बाद 13 बार समझाना। तो तुम्हें 13 बार समझाया लेकिन फिर भी तुम इस सवाल को नहीं समझ सके, तो यहां पर इसका मतलब होता है बार बार समझाना, ठीक। इसके बाद बाट जोहना, यानी इंतजार करना, निरंतर इंतजार करना। और इसका वाक्य में प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। जूता सुंघाने का मतलब क्या होता है? होश में लाना, तुम्हारा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, जूता सुंघाने की आवश्यकता है। फिर देखिए इसमें अगला वाला, हाथी निकले बाजार कुत्ते भौंके हजार, यानी लोगों के ताने मारने की जो परवाह है, मतलब यहाँ बेपरवाह से तात्पर्य है, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। या निर्भयता पूर्वक, हाथी को कोई फिक्र नहीं होती, वो बिना डर का चलता जाता है। तो निर्भयता पूर्वक या बेपरवाह, तो लोगों को ताने मारने तो तुम केवल मन लगाकर तैयारी करो। कहा गया है कि हाथी निकले बाजार कुत्ते भौंके हजार। और इसके बाद अगले वाले को देखिए, सावधान 22 पसेरी, यानी सबको एक नजरिए से देखना, सबको एक दृष्टिकोण से आंकना, ये कहने का मतलब है। तो मेहता साहब को परीक्षक किसने बनाया? उनके लिए तो सावधान 22 पसेरी ही रहता है, मतलब वो मूल्यांकन क्या करेंगे। और देखिए कंचन वर्षा होना, यानी सोने की वर्षा है, अर्थात लाभ ही लाभ, या ये कह सकते हैं कि भरपूर मात्रा में लाभ होना। तो रिलायंस ग्रुप के समय इस समय कंचन वर्षा हो रही है, और ये सत्य है। तो यहां तक हमने इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया है, और ऐसे अभी कई सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। लगातार अभ्यास करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।